लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज फिर आप लोग तैयार होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा था और उसके राज्य में दो महिलाएं एक छोटे से बच्चे को लेकर गई और दोनों का यह दावा था कि यह बेटा मेरा है। राजा बड़े गुणी थे और उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से ही पहचान लिया कि वास्तव में इसकी माँ कौन होगी। तो उन्होंने उनके निर्णय के लिए कहा कि ठीक है, जब आप दोनों नहीं मान रही है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूँ और दोनों एक एक टुकड़ा लेकर संतुष्ट हो जाएंगे। एक महिला तो इसके लिए तैयार हो गई, परंतु दूसरी महिला ने कहा नहीं नहीं राजा, आप प्लीज, आप कृपया इस बच्चे को इस महिला को ही दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए और यह निश्चित रूप से इसी का बच्चा है, मैं इसका दूसरा टुकड़ा नहीं करना चाहती। राजा तो समझ ही गए और उन्होंने वह महिला जिसने इस बच्चे के दो टुकड़े करने से मना किया था उसे ही इसकी वास्तविक मां घोषित किया और इसे वो बच्चा सौंप दिया तथा दूसरी महिला को दंड दिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा पहलू लागू हो रहा है, निश्चित रूप से न्याय का, अर्थात राजा कैसे थे, न्याय थे। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इसी टॉपिक को और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। हमारा जो देश है भारत, वहां पर न्याय की तो प्रधानता ही रही है, आज से ही नहीं कई हजार वर्षों से। आपने नाम सुना होगा राम राज्य, तो निश्चित रूप से राम राज्य ऐसा राज्य माना जाता था जहां पर कोई भी व्यक्ति अन्याय से पीड़ित नहीं हुआ करता था। जनता पूर्ण रूप से सुखी थी, कोई भी अपने राजा से दुखी नहीं था। एक नागरिक की जो भी आवश्यकताएं हुआ करती थी वह हमेशा उन्हें पूर्ण मिलती थी। किसी का किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं हुआ करता था। यदि कोई विवाद होता था तो वह सहज ही सुलझा दिया जाता था, वह भी न्यायपूर्ण ढंग से। ऐसा माना जाता है कि राम राज्य में दंड शब्द, दंड में क्या होता है, सजा, तो राम राज्य में दंड शब्द का अर्थ साधुओं के पास वो जो एक लकड़ी का होता है ना जिसके सहारे वो माला जपते हैं वह होता था। सजा शब्द का अर्थ होता था कि साधु अपने आप को तपा कर तपस्या करने के लिए अपने आप को तैयार करता था। तो इस प्रकार यह जो आधुनिक समय में जो शब्द किसी को बुरी तरीके से सजा देना या जान से मारने के लिए प्रयुक्त होते हैं वह उस समय किन्हीं अन्य कारणों के लिए प्रयुक्त होते थे, अर्थात वह समय न्याय प्रदान था। आगे बात हम करते हैं तो हमारे मनु के समय की या कौटिल्य यानी चाणक्य के समय की बात करें तो ये दोनों के समय में भी राजतंत्र हुआ करता था और इसमें राजा के कर्तव्य नागरिकों के लिए बहुत ही अधिक कठोर होते थे, अर्थात राजा को न्यायप्रिय होना ही पड़ता था। मनु ने तो यह भी कहा है कि जिस राज्य में यदि सत्य और असत्य से पीड़ित होता है तो निश्चित रूप से वह राज्य कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है। कौटिल्य और यानी चाणक्य का भी ऐसा ही कठोर वचन हुआ करता था कि यदि राज्य में न्याय नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि वह राज्य नष्ट होने की कगार पर है। आने वाले समय में प्लेटो ने भी कुछ ऐसा ही कहा। तो इस प्रकार हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं जिसमें सबसे पहले प्लेटो की बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको सालमंड की बताती हूँ। एक छोटी सी परिभाषा है कि न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को हिस्सा देना, हर व्यक्ति को हिस्सा देना, अर्थात राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट न रहे। यहाँ हिस्सा देने की बात हो रही है, बराबरी का हिस्सा देने की बात नहीं हो रही है, अर्थात यथा योग्य जो व्यक्ति जिसके लायक है उसको वह चीज मिलना चाहिए। अगर किसी राज्य में ऐसा हो रहा है मतलब वह राज्य में न्याय है। आरसी टैंकर ने कहा है कि दो परस्पर विरोधी पक्ष या सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना न्याय है,
आपको इस परिभाषा के अंतर्गत शायद वो बंदर वाली कहानी याद आ रही होगी, जब एक बिल्ली को रोटी का टुकड़ा मिला था और उनकी वो दो बिल्लियां उस पर अपना कब्जा साबित करना चाह रही थी, तो एक बंदर न्याय के रूप में आ गया। है तो ये फनी कहानी कि बंदर ने स्वार्थ के कारण वो पूरी रोटी किसी न किसी तरीके से अपने आप को दे दी। मतलब उन्होंने, वो बंदर ने दो टुकड़े किए और उसको एक तराजू में दोनों पलड़ों पर रखकर तोलना चाहा। कोई एक हिस्सा डेफिनेटली बड़ा था, तो जहां जो बड़ा हिस्सा होता उसको तोड़कर खा लेता था और फिर दूसरा हिस्सा बड़ा हो जाता था और इस प्रकार अंततः उसने पूरी रोटी खा ली। खैर यह तो बच्चों के लिए एक मजाक की कहानी है, पर फिर भी न्याय का अर्थ क्या हुआ? दोनों पक्ष बराबर, संतुलन। तो न्याय का अर्थ यही होता है कि यदि आपके सामने दो पक्ष है या दो सिद्धांत है, तो उनके बीच में ऐसे कार्य किए जाए ताकि दोनों के मध्य संतुलन की स्थिति हो, जो कि संतोष को जन्म दे। प्लेटो ने क्या कहा? अब मैं वापस पुरानी बात पर आती हूँ कि व्यक्तियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यहाँ पर प्लेटो केवल सारे दायित्व राजा के ऊपर नहीं डालते और यहाँ पर उनका मानना है कि नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं। यदि न्याय पाना है तो आपको ऐसे कार्य करना चाहिए कि जो राज्य में संतुलन की स्थिति बना रहे। जैसे क्या कहा उन्होंने कि कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। कर्तव्यों का पालन निश्चित रूप से नागरिकों का कर्तव्य है और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना नागरिकों के साथ साथ राजा के भी कर्तव्य है कि वह ऐसे कोई कार्य न करे कि नागरिकों के कार्यों में हस्तक्षेप हो। तो इस प्रकार यहाँ पर न्याय में राजा और नागरिक दोनों ही समानित हैं। रफल का कहना है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। यह आज भी यह मायने रखती है कि यदि कोई दो वर्गों में विवाद हो जाता है तो उनका बस यही कहना होता है कि मैं ये कंप्लेंट करूंगा, पुलिस से कंप्लेंट करूंगा। शब्द यहाँ पुलिस है, परंतु वो व्यक्ति क्या चाहता है? न्याय चाहता है। तो ये लंबी प्रोसेस है, फिर उसको न्याय मिलता होगा। पर यहाँ पर यह क्या कहा जा रहा है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है और अधिकारों की रक्षा करना न्यायदाता का काम होता है। मिल ने कहा है न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धारणा से संबंधित है तथा इसलिए कि जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए अन्य नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात जीवन को जीने के लिए तो कई नियमों का पालन करना पड़ता है, पर इसमें सर्वप्रमुख और सबसे ज्यादा व्याप्त, सर्वव्याप्त और सर्वोच्च क्या होगा? न्याय होगा। अर्थात न्याय नहीं है तो फिर बाकी सारे जो नियम है वो कोई मायने नहीं रखते। ब्रेन और पीटर्स ने क्या कहा है कि न्याय का अर्थ है जब तक भेदभाव किए जाने का कोई कारण न हो तब तक सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार हो। जहां तक राष्ट्र यही चाहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो, परंतु कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसमें लोगों के साथ न्याय में कुछ कटौती हो जाती है। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहता है और जैसे कि आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता और समानता वाले टॉपिक आप पढ़ ही चुके होंगे। तो आपने यह जाना है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक और समानता का व्यवहार उनके साथ हो और ऐसा करने की छूट होना चाहिए ताकि वो अपने कार्यों को आसानी से कर सके और एक नागरिक के रूप में संतोषजनक जीवन बिता सके। परंतु क्या होता है यहाँ पर न्याय का अर्थ क्या हो गया? देखें कि यह सच है कि एक देश में, राष्ट्र में या राज्य में सरकार के द्वारा नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता और समानता दी जानी चाहिए, परंतु कभी कभी कुछ ऐसे दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई युद्ध की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में जब देश में युद्ध की स्थिति चल रही हो तो विदेशी नागरिकों को उनका अपराध हो या न हो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। साथ ही अपने देश के भी वे व्यक्ति जो जिनसे आशंका व्यक्त की जाती है कि अपराध कर सकते हैं, वर्तमान में यदि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तब भी उनको जेल में डाला जा सकता है। तो ये तो हो गई स्थिति की विशेषता।
परंतु अब यहाँ न्याय क्या है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब यह संकट काल हट जाए तो सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह व्यक्ति जो बेवजह जेल में बंद हैं उनको मुक्त किया जाए। यदि उनको संकट काल हटने के बाद भी लंबे समय तक जेल में रखा जाए तो इसका अर्थ हुआ कि ये उनके साथ अन्याय है। परंतु जैसे ही संकट काल हटा और आपने उनको स्वतंत्र कर दिया तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र में न्याय है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि भेदभाव किए जाने का कोई कारण न हो तब तक सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, है ना। अब हम मनु की बात सुनते हैं। मनु आप जानते हैं हमारे राष्ट्र के महान प्रथम नागरिक कहा जा सकता है इनको। तो जिस राष्ट्र में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य पाप से नष्ट हो जाते हैं। सत्य पीड़ित है किससे, असत्य से। अगर ऐसा किसी राष्ट्र में है इसका मतलब वहां पर न्याय नहीं है, क्योंकि न्याय ही सत्य है। न्याय के द्वारा सत्य को सत्य घोषित किया जाए, असत्य को दंडित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो वह राष्ट्र अपने देश अपना विकास कर सकता है, अन्यथा वह विकास नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि न्याय के रूप कौन कौन से हैं। तो न्याय के रूप में सबसे पहला होता है नैतिक न्याय। और मेरा ऐसा मानना है कि जो नैतिक न्याय जो ये शब्द है, बाकी सारे जितने भी न्याय के अन्य रूप जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक और राजनीतिक, उन सब में नैतिक न्याय कहीं ना कहीं लगा हुआ है, या ये सब इसके आधार पर ही आधारित है। तो नैतिक न्याय का अर्थ क्या हुआ, ये प्राकृतिक न्याय माना जाता है। और इसके अंतर्गत जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक माँ जब उसके सामने उसका शिशु रहता है, बच्चा रहता है, तो माँ का यह दायित्व है कि वो अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन पोषण करे, उसमें कोई भी प्रकार की लापरवाही ना करे। तो यह माँ का नैतिक न्याय है अपने बच्चे के प्रति। अब कालांतर में माता पिता के बूढ़े हो जाने के बाद यदि उनकी संतान उनका अब बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है तो ये माता पिता के प्रति उन बच्चों का नैतिक न्याय है। अर्थात माँ के द्वारा बच्चे का पालन पोषण और बूढ़े माता पिता की देखभाल करना, उनके बच्चों का ये जो दायित्व है, यह न्याय में आएगा। अर्थात यह कोई एहसान दोनों ही एक दूसरे पर नहीं कर रहे हैं, ये इनका दायित्व है, ये इनका कर्तव्य है। और यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब ये दोनों ही पक्ष अपने नैतिक दायित्व, नैतिक न्याय का जो दायित्व का वहन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अर्थात जो हमारे परिवार से संबंधित जो भी बातें हैं, जिसमें आ जाएगा सत्यता, ईमानदारी, बड़ों के प्रति हमारे दायित्व, ये जो अधिकार, कर्तव्य, समानता का भाव करना, ये सारी जो बातें हैं, यह सब नैतिक न्याय के अंतर्गत है। अब दूसरा होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हुआ? विशेष रूप से मैं भारतीय संदर्भ में बात करना चाहूंगी कि हमारे समाज में अलग अलग रंग, रूप, वेश, भाषा, संस्कृति और भी न जाने कितने धर्म, जाति के लोग निवास करते हैं। यानी हमारा भारत विविधताओं का देश है। तो इन सब को सामान्य रूप से संतुलित रखना, संतुष्ट करना, यह एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो फिर भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति, समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति जो दायित्व है वह कैसा हो, यह सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा। अर्थात समाज में रहने वाले इन सभी लोगों को समान रूप से अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना। अगर यह ऐसा होता है, अर्थात इनको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समानता पूर्वक स्वतंत्रता दी जाए, अर्थात वहां पर सामाजिक न्याय है, उपस्थित है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वह समाज संतुष्ट होता है और वह राज्य अधिकतम विकास करता है। तीसरा होता है
आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ यहाँ पर यह है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बीच में जो आर्थिक क्षेत्र है उनमें बहुत अधिक असंतुलन न हो। ऐसा न हो कि एक स्तर पर बहुत अधिक पैसा हो और दूसरों के पास बिल्कुल नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से कम लोगों के पास बहुत अधिक पैसा होगा और अधिक लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा, और जो कि घोर असंतोष को जन्म देगा। और इस प्रकार यदि ये घोर असंतोष हुआ तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि इस देश में, इस राज्य में न्याय नहीं है। तो आर्थिक न्याय होना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त आर्थिक लाभ मिले और उसके लिए इसको रोजगार मिलना चाहिए, या व्यापार के लिए उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए उस राज्य को। उद्योगपतियों का या पूंजीपतियों का पूर्ण नियंत्रण न हो, इस प्रकार का ध्यान रखा जाए। यदि ऐसा है तो उस राज्य में आर्थिक न्याय उपस्थित है। वैधानिक न्याय, वैधानिक न्याय यानी हम कानूनी न्याय भी कहते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा कहा, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जिस राष्ट्र में सत्य असत्य से पीड़ित होता है तो वहां पर वो लोग पाप के भागी होते हैं। पाप का अर्थ वैसे यहाँ अगर हम देखा जाए, कई लोग धर्म को नहीं मानते, पाप पुण्य को नहीं मानते, तो पाप का अर्थ होगा कि वो निश्चित रूप से दंडित होगा, अपराधी माना जाएगा, और एक न एक दिन जब उसका यह अपराध पराकाष्ठा को प्राप्त करेगा तो हो सकता है उस दिन वह एक बहुत बड़ा अपराधी घोषित होकर लंबे समय तक यातना प्राप्त करे। तो ये पाप का अर्थ यहाँ पर अपराध माना जाए। तो इस प्रकार यदि कानूनी का अर्थ होगा वैधानिक यानी कानूनी न्याय, अर्थात राज्य में इस प्रकार का माहौल हो कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने से डरे। निश्चित रूप से न्याय इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने से डरे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गरिमा बनाए रखे, उसका सम्मान करे, उसके कार्यों में हस्तक्षेप न करे, और यदि ऐसा होता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि वहां का वैधानिक न्याय प्रबल है और वहां के लोग सुखी हैं। अंतिम है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे, जानते हो, क्योंकि अभी आप 18 वर्ष के हो रहे होंगे, तो निश्चित रूप से अब आप वयस्क मताधिकार की श्रेणी में आ रहे हैं। आने वाले चुनाव में आपको भाग लेना ही है। तो यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को इस प्रकार के राजनीतिक अधिकार देता है, अर्थात उनके साथ राजनीतिक न्याय होता है, इसके अंतर्गत क्या होगा आप लोग सब जानते हैं। वोट डालने का अधिकार है आपके पास। यदि आप योग्यता धारण करते हैं तो राजनीतिक पदों को प्राप्त कर सकते हैं, सार्वजनिक पदों को प्राप्त कर सकते हैं, सरकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं, और इस प्रकार ये अगर कार्य करने की सुविधा है या इससे संबंधित अगर आपके मामले में कोई ने हस्तक्षेप किया तो वह दंड का भागीदार बनता है, तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र में राजनीतिक न्याय है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि हमने न्याय के इतने रूपों को पढ़ा, और अब आप बताइए कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होगी। तो आज हमने न्याय क्या है, क्यों होना चाहिए, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसके कौन कौन से रूप हैं। यदि कल्पना करिए कि कोई एक राष्ट्र में न्याय नहीं है तो बताइए उसका क्या हश्र होगा। और हाँ, अंतिम बात, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इनमें भी संबंध है। यानी कि एक उदाहरण जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जहां तक संभव हो एक राष्ट्र अपने नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार देता है यदि कोई परेशानी नहीं आती। वो जैसे कि मैंने आपको युद्ध का उदाहरण दिया था कि यदि युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए उनके जो अधिकार हैं उनको सीमित किया जा सकता है,
कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। पर न्याय का अर्थ क्या होगा कि जैसे ही यह विसंगतियां, यह जो कुसमय था ये हटे तो इसके तुरंत बाद वो जो सामान्य स्थिति है उनको बहाल कर दिया जाए। यदि ऐसा है तो वह राष्ट्र न्याय प्रिय है और निश्चित रूप से वह अपना विकास करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पाठ आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।